नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और मैं श्रेयस का फाउंडर हूँ। पैलिसिस एंड किडनी मेरी स्पेशलिटी है। तो मेरे को सबसे पहले बताओ कि कैसे हम 100 साल जिए। देखो, 100 साल जीने के लिए आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपकी बॉडी के दो हिस्से हैं, एक है आपका फिजिकल और एक है आपका मेंटल। अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ का आप ध्यान रखोगे तो आप 100 साल से ऊपर जी सकते हो। आपकी बॉडी जो आज है वो है क्या, बनी क्यों है? क्योंकि जो हम रोज खाना खाते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी फूड का ही एक्यूमुलेशन है। अगर मैं अपना डाइट अच्छी रखता हूँ, मैं खाने में क्या खा रहा हूँ, मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मैं उसको बॉडी मैंने अच्छे खाने से बनाई है, तो मेरी बॉडी अच्छी बनी, अच्छी चलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप कितने घंटे सोते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या होगी। हम सुनते हैं कि 6 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे 5 घंटे, कम सोने वाले लोग जल्दी चले जाते हैं। आपको अपनी स्लीप कम से कम 8 घंटे की रखनी चाहिए। 12-14 घंटे में तो वो दिक्कत थी। नहीं, वो गलत हो जाएगा। जैसे आप समझो कि आप एक लोहे की गाड़ी लेते हो, मगर वो 10 साल से ऊपर चल नहीं पाती। क्यों? जंग लग जाता है। मगर एक ह्यूमन बॉडी जिसमें कहीं लोहा नहीं लगा हुआ, वो 100 साल जी जाती है। क्यों? इसका रीजन है कि हमारी बॉडी डेली बेसिस पे रिपेयर होती है। रिपेयर कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं। आप जिम जाते हो, थक जाते हो, मसल टूट जाती है, बट जब आप सो जाते हो तो बॉडी में मसल्स में रिपेयर हो जाता है। रिपेयर का काम कब हुआ? रात को। तो स्लीप 8 घंटे की, 9 घंटे की अगर प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, फ्रेश उठ रहे हो, तो आपकी बॉडी में जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो बॉडी में टिश्यू रिपेयर हो रहा है, वो अच्छा होगा। अगर वो रिपेयर अच्छा हो रहा है, डेली बेसिस पे आपकी मेंटेनेंस हो रही है, तो आपकी गाड़ी लंबी चलेगी। फॉर एग्जांपल, दिल्ली मेट्रो की मेंटेनेंस डेली बेसिस पर होती है। 2000 में शुरू हुई थी मेट्रो दिल्ली में, 23 साल तक वो मेट्रो अभी भी चल रही है। क्यों? मेंटेनेंस डेली होती है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज हो गई आपकी डाइट, दूसरी स्लीप, तीसरी है एक्सरसाइज। आपकी बॉडी अच्छा काम तब करेगी जब आप उसे स्ट्रेस टेस्ट में डालोगे। अब स्ट्रेस टेस्ट हम जैसे लोगों को ऑफिस में बैठ के नहीं मिलता। अच्छा तरीका यह है कि अपना स्ट्रेस टेस्ट खुद तैयार करो। एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, स्पोर्ट्स खेलो। जिम में वेट मत उठाओ। जिम में वेट उठाओगे, आपकी बॉडी का जो टिश्यू है वो हाइपरट्रॉफी में जाएगा, मसल्स बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा, वही वेट आपकी जॉइंट्स में जाएगा। इसलिए जितने भी पहलवान लोग होते हैं जल्दी एक्सपायर कर जाते हैं, क्योंकि उनको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, जॉइंट प्रॉब्लम, बोन्स के डिसऑर्डर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो जिम अगर जाना भी है तो कार्डियो करके, स्ट्रेचिंग करके आ जाओ। दो पर्पस है जिम जाने के। एक है हेल्दी रहने के लिए। अगर आप हेल्दी रहने के लिए कर रहे हो, आप जिम जाओ, ट्रेडमिल करो, अपनी बाकी जो कार्डियो एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप बॉडी बिल्ड कर रहे हो ना, तो आपको अभी अच्छा लगेगा, बट बाद में जब आप कंटिन्यू बंद कर दोगे, जिम जाना बंद कर दोगे एक स्टेज पे जाकर, तब आपकी बॉडी जवाब देना शुरू कर देगी। तो मैं एडवाइस कभी भी नहीं करता। मैं कहता हूँ आप वो एक्सरसाइज पकड़ो जो आप लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सको। मैं आज जॉगिंग करता हूँ, मैं 100 साल तक जॉगिंग कर सकता हूँ ना। तो अगर मैं आज जिम करता हूँ, मैं 100 साल अपनी बुढ़ापे तक, 90-80 साल तक मैं जिम नहीं जा सकता। तो वहां पर क्या है, आपकी रूटीन टूट गई। रूटीन नहीं तोड़नी, तो वही चीज लेनी है जो आप अगले 100 साल तक कर सको। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं तीनों चीजों को पहले तोड़ता हूँ एक एक पार्ट के अंदर। अगर अच्छे खाने की बात करके चले, मतलब मुझे लगता है दिस इज सब्जेक्टिव कि किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ बुरा है। तो आप मुझे क्लियर करो, व्हाट इज अच्छा खाना, क्या खाना है उनको। खाना हम खाते तो मुंह से हैं। सबसे पहले आती है जुबान। जुबान को जो अच्छा लगता है हम सोचते हैं वही अच्छा है, बट नहीं। हमारे जो टेस्ट डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं जो हमें खिलाया गया है बचपन से, फ्रेंड्स, फैमिली। तो हमारे जो टेस्ट है डेवलप हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को छोटी से ही आप फ्रूट्स खिला रहे हो, उसका टेस्ट ना फ्रूट्स में डेवलप होगा, चिप्स में नहीं होगा। उसे चिप्स अच्छे नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियंस हैं, हमें इंडियन फूड अच्छा लगता है ना। एक साउथ इंडियन को साउथ इंडियन फूड अच्छा लगता है। आप यूएस एंड कनाडा में चले जाओगे, वहां पे कहोगे कि आप इंडियन फूड खा लो, तो वो डेली नहीं खा सकते। उनका अच्छा भी नहीं होता है। उनका टेस्ट नहीं है, उनको वो अपना खाना अच्छा लगता है। पर मैं ऐसे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उन लोगों को इंडियन बनाना भी नहीं आता है। नहीं, रेस्टोरेंट तो है वहां पर, डेली बेसिस पर नहीं जाएंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं अपना खाना छोड़ के मैं आज से इंडियन नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट डेवलपमेंट है। खाने में आपको देखना है कि खाना आप किसके लिए खा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना अगर आप बॉडी के लिए खा रहे हो, तो बॉडी का सिस्टम काम कैसे करता है। खाना अपने मुंह से खाया था, सलाइवा लगा, लार लगी, खाना डाइजेस्ट वहां से शुरू हो जाता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स वहीं ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं, फिर खाना आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में एसिड होता है, सबको पता है, सबने पढ़ा हुआ है। एसिड में क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर जब खाना आपकी इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहां पे सबसे मेन काम शुरू होता है। अब हमारे इंटेस्टाइन्स में ना बैक्टीरियाज होते हैं, जिसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। ये माइक्रोबायोम सब कुछ मैनेज कर रहा है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी होगी, आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स होंगे नहीं होंगे,
कैल्शियम डिपॉजिट होगा नहीं होगा, आपका मेंटल स्टेटस तक आपकी इंटेस्टाइन्स में मैनेज हो रहा होता है। तो आपने खाना किसी लिए खाना है? अपने दोस्तों के लिए जो आपके इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। अब आपको सोचना है कि इनको क्या पसंद है, इनको मैं आज क्या खिलाऊं, खाऊं नहीं, क्या खिलाऊं। अब आप जब इनके बारे में सोचना शुरू करोगे ना, तो आपके खाने की ना हैबिट बदल जाएगी, क्योंकि इनको ना पिज्जा बर्गर पसंद नहीं है, इनको पसंद है फाइबर। ये फाइबर पे ग्रो करते हैं, इनकी पूरी पूरी कॉलोनी होती है, और ये फाइबर वाले खाने पे खुशी मनाते हैं। अगर आपने चीज वाला सामान ज्यादा खाया है, मैदा ज्यादा खाया है, तो एक तरीके से वहां पर जो इनका कल्चर होता है ना, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और आपकी पेट फूलना शुरू हो जाएगा, गैस बननी शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द आना शुरू करेगा, बॉडी में थकावट बननी शुरू हो जाएगी, स्टूल में चिपचिपाहट आनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम कोलाइटिस कहते हैं। होता ही है कि इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आ गई ना, तो आपका पेट साफ दिन में 2 बार 3 बार जाना पड़ रहा है, और हो नहीं पा रहे, आपकी एनर्जी का अपटेक नहीं है, तो आपको क्या होगा? सिर में दर्द, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन महसूस होना शुरू हो जाएगा, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, अननेसेसरी दर्द बनने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भूत पे से चढ़ गया है ना, आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। इसको डिप्रेशन क्यों हो रहा है? ये अकेला बैठना क्यों चाहते हैं? तो पेशेंट में क्या टेंडेंसी आती है कि मुझे अकेले रहने दो, म्यूजिक मत चलाओ, बच्चों को दूर कर दो। जब आपके अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए ना, एक सवाल पूछता हूँ, आपका पेट ठीक है या नहीं है? मोशन कितनी बार जाते हो? अगर मोशन आप दिन में 2-3 बार जा रहे हो, तो दिक्कत आपकी वहां बैठी, उसको ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब भूत भगाने का तरीका है फाइबर खाना का। भूत भागेगा। कहने का मतलब ये है कि हम, दिक्कत कुछ होती है, हम उसे रिलेट किसी और चीज से कर लेते हैं। आपका सिस्टम खराब चल रहा है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब चल रहा है, आप उसे रिलेट कैसे कर लेते हो? यार मुझे ना आज बहुत भारीपन है, मुझे बहुत घबराहट हो जाती है, मुझे लोग पसंद नहीं आ रहे। आपको अपने से ही, मतलब क्यों, किस लिए, अब ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे, सिर में दर्द बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी। अब सोचो, आपको सिर में दर्द बना हुआ है, सुबह उठो सिर में दर्द है, घबराहट बनी हुई है, मांसपेशियां दुख रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने खूब पिटाई कर रखी है, आपको क्या लगेगा? अब डिपेंड करता है आप किसके पास गए। आप किसी पंडित जी के पास होगे, हाँ जी दिक्कत है, वो वाली दिक्कत बताएगा। डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा कि हाँ साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, आपको कुछ डिप्रेशन की कंप्लेंट है। अब आप एक हम जैसे डॉक्टर के पास आ जाओगे, हम अलग तरीके से सोचते हैं। तो कंप्लेंट होने पे आपने किसको अप्रोच किया है, उस पर डिपेंड करता है कि बीमारी क्या बनेगी, क्योंकि होता ही है कि सेम सिम्टम्स हमें हर बीमारी में मिलता है। अब आपको वीकनेस है, बहुत सारी बीमारी में सेम सिम्टम है। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो कार्डियोलॉजिस्ट कहेगा कि कार्डियक इशू है, इको करवा लो। किडनी वाला कहेगा कि एफटी करवा लो, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही होंगी। अब डॉक्टर सोच रहा हो क्या रहा है, पेशेंट कहेगा यार सारे टेस्ट करवाना, नॉर्मल आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर कहेगा कुछ दबा दो, शनिवारी है। तो आपको सिस्टम को समझना जरूरी है, और डॉक्टर्स की अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है, और आयुर्वेद वालों की तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आयुर्वेद के जो कंसेप्ट है वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन पर डले हुए हैं। तो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को इवैल्यूएट करना पड़ता है, कहाँ पर दिक्कत है, और हमें सबको करेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो आपका लीवर हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, चाहे वो आपका जीआईटी ट्रैक, आपका डाइजेशन हो, आपका कार्डिक हो, सब कुछ कवर करना पड़ेगा, सबको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तब जाकर जब ट्रीटमेंट रखा जाता है ना, तो एक तरह से होता है ना, बुल्स आई होता है, निशाने पे ही लगता है, वो मिस नहीं करता। अगर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, तो आप उसको क्या डाइट रिकमेंड करोगे जो उनको खाना चाहिए? जैसे आपने बताया कि इंटेस्टाइन के लिए पार्टी फूड है फाइबर, तो हमने उसको देना है। अब हार्ट के लिए भी कुछ होगा, पेट के लिए भी कुछ होगा, सबके लिए फाइबर है। यही तो बात है। आपने जो खाया अपने दोस्तों के लिए खाया था, बाकी काम वो करेंगे। आपने ये देखना है कि मेरा सिस्टम किस तरह से अच्छे तरीके से काम करेगा। इंटेस्टाइन्स में मेरे जो बैक्टीरियाज हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनको क्या पसंद है, उनको पता है फाइबर है, तो अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाओ। अगर आपने पार्टी करनी भी है, बर्गर पसंद भी है, आपको पिज्जा पसंद भी है, खा सकते हो, बट उसके साथ कितनी अमाउंट में आप फाइबर खा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक फाइबर में वो आता है ईसा गुड़ का छिलका, तो पहले पार्टी करो, इनफे में खा के आओ, कोल्ड ड्रिंक में घोल के पी जाओ। आपने सपोज करो कि आप पिज्जा खाया, एक स्लाइस आपने पिज्जा खाया, आपको बहुत पसंद है, आप नहीं रेजिस्ट कर पाते, आपने साथ में खूब सारी एक सैलेड और मंगवा ली थी प्लेट। अब आपने क्या किया, पिज्जा भी खाया और सैलेड भी खाई, तो अब पिज्जा का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपने चीज खाया है उसे ट्रैप करने के लिए फाइबर आ गया ना। अब फाइबर क्या करेगा, उस चीज को अपने आसपास लपेट लेगा और स्टूल के रास्ते बाहर, तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा, आपको नुकसान भी नहीं हुआ, आपके इंटेस्टाइन्स के जो बैक्टीरिया हैं वो भी खुश हो गए, तो विन विन कंडीशन आ गई ना। तो आपको वो एक बीच का सोल्यूशन निकालना पड़ता है कि जहाँ पर आपका टेस्ट भी हो जाए और आपका हेल्थ को नुकसान भी ना हो। तो फाइबर की मात्रा आप उस टाइम में बढ़ा लो ना। आप अपनी कैबेज ले लो, लेटिस ले लो, ब्रोकली ले लो, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है करवाओ। फ्रूट्स ले सकते हो, आपने फ्रूट सैलेड मंगवा ली, आपने अपनी कोई अच्छी ड्रेसिंग के साथ अपनी सैलेड ऑर्डर कर दी, आपने साथ में खा लिया बर्गर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
और अगर फैट की बात करके चले तो घी के ऊपर बात करी जाती है। घी एक फैट है, आयुर्वेद उसको अच्छा फैट कहता है, बट फैट हमको लेना चाहिए, घी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इसको लेके ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, और मुझे लगता है कि ना कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिस्टम उसको किस तरह से ले रहा है। आपने घी खाया, घी हम सदियों से खाते आ रहे हैं। पहले कार्डियक इश्यूज बहुत कम थे, अब कार्डियक इश्यूज बहुत ज़्यादा, ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा। रीज़न है कि हमने अपना फैट चेंज कर दिया। हमने क्या किया, हमने घी की जगह ले आए हम रिफाइंड ऑयल। तो अब हमारी इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब कर रही है नहीं कर रही, वो डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड में कितनी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगी। यानी ऑयल हमने जो खाया वो सीधा ब्लड में नहीं पहुंचता, उसको एक डाइजेशन सिस्टम से होके गुजरना पड़ता है। अब उसके अंदर एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट हो गई। अब आपने क्या किया था, घी खाया था। घी कौन सा खाया था आपने? घी दही से जो मिलाकर जो बना घी वो खाया, जो 800 900 1000 रुपए किलो मिलता है, तो 300 400 रुपए वाला नहीं मिलता। वो खाओगे, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो मॉलिक्यूल है, जो घी का जो मॉलिक्यूल है, वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही कम होगा। अब आप खाया, आपने रिफाइंड ऑयल, मिक्स ऑयल खाया। अब जैसे पाम ऑयल है, पाम ऑयल आप जाओगे किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, वो आपको सनफ्लावर ऑयल थोड़ा यूज कर रहे होंगे, राइस ब्रान थोड़ा यूज कर रहे होंगे, वो सबसे सस्ता पाम ऑयल यूज करते हैं। उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको दिक्कत होगी। तो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं किसी भी जगह, आपने फ्रेंच फ्राइज खाए, अब उसके लिए बिजनेस के लिए क्या चाहिए, चीज़ सस्ती हो, मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो वो सस्ते ऑयल ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं बिजनेस। तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। मेरी हमेशा ये एडवाइस होती है कि जिस इंग्रेडिएंट को आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसे इनटेक नहीं करना चाहिए। अब मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मुझे आलू के बारे में तो पता है, बट आलू को तलने वाले तेल के बारे में नहीं पता। तो आलू को भी नहीं पता, क्योंकि वो एक्चुअली जो फ्रेंच फ्राइज आ रहे हैं वो फ्रोजन आ रहे हैं और वो पोटैटो पाउडर से बन रहे हैं, और पोटैटो पाउडर अलग से कहीं से प्रोसेस करके आ रहा है। हाँ, तो अवॉइड करना चाहिए। आपको जब तक उसकी सोर्स के बारे में ना पता हो ना, तब तक आपको उसको इनटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा रूल याद रखना है कि मेरी बॉडी बहुत कीमती है ना। आपकी एक नेटवर्थ है, आपने उसको क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे, वो मैटर करता है। ठीक है, तो फैट की अगर बात करके चले तो फैट के लिए हम घी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते। फिश भी ले सकते घी कौन सा? घी हैं, बेलूना। हाँ, मतलब अगर आप घर पे बना रहे हो बहुत अच्छा, मलाई से नहीं बनाना है, दही से बनाना है, दही से। ठीक है, बेलूना मेथड से बना हुआ घी ले रहे हैं। दूसरा फिश भी ले सकते हैं। फिश, हाँ, फिश ऑयल मतलब फिश एज ए फुल कंज्यूम करो विद फाइबर। ठीक है, फिश जो है उसमें विटामिन डी, आपका माइक्रो न्यूट्रिशन भर भर कर है। आपने क्या ध्यान रखना है कि वो वाइल्ड कैच हो, पॉन्ड में वली ना हो, जैसे समुद्र से आ रही है, नदियों से आ रही है, कैच करके वो आई हुई हो, वो ज़्यादा अच्छी है। जैसे फार्म का चिकन अच्छा नहीं होता, बट अगर वाइल्ड कैच चिकन लोगे, तो देसी मुर्गा जिसे हम कहते हैं, वो अच्छा है, उसको आप इंटेक करो जितनी एमर्जी मात्रा में, तो कोई नुकसान नहीं होगा। और क्वांटिटी के घी की बात करके चले फैट की, तो उसको उनको लिमिट करना है, या फिर पराठे चल रहे हैं तो दाल डाल के मजे से खाओ? देखो, घी तलने के लिए नहीं होता, घी को तलो मत, मतलब उसे बहुत ज्यादा हीट मत दो। आपने पराठा बनाया है, सूखा बना लो, उसके ऊपर टॉपिंग की तरह रख लो। अगर आप उसको ज्यादा हीट अप करोगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदलनी शुरू हो जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं करता कि आप किसी भी ऑयल को बहुत ज्यादा हीट अप करो। ठीक है, तो अगर सब्जियां पकानी है तो उसके लिए ऑयल कौन सा? तो जैसे मान लो कुछ भुनने के लिए चाहिए आपको, हाँ, तो उसमें सरसों का ऑयल यूज करो। ठीक है, उसमें घी यूज मत करो, सरसों का तेल यूज करो। 2 तेल हो गए, एक सरसों का और एक घी, लाइफस्टाइल के अंदर ये ऐड करना है। हाँ। अगर मैं दूध की बात करके चलूँ तो क्या दूध लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत अलग अलग कंसेप्शंस आ रहे हैं। आज के लोग बड़ी न्यू फैशन है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए लोग, हाँ, बच्चे हो गए हैं, हम नहीं पियेंगे दूध। हाँ, देखो, दूध इज गुड डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल। अगर मेरा काम बैठे वाला है, मुझे दूध पचता नहीं है, दूध पीने के बाद मुझे गैस होती है, तो दूध आपको अवॉइड करना चाहिए। आप उसके लिए कर्ड ले लो, दही ले लो, पर दही में क्या ध्यान रखना है कि उसमें सॉल्ट पेपर डला हुआ, काली मिर्च डली हुई हो, उससे उसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। दही थोड़ी खट्टेपन में होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, मतलब कच्ची ना हो, वो अपना पानी सेपरेट कर चुकी हो, वो दही ऑल गुड। दूध की जगह आप दूसरे सब्स्टिट्यूट को यूज कर सकते हो। आप आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, उनको ट्राई कर लो। अगर आपको दूध नहीं पचता तो कर्ड को ट्राई करके देखो, अगर आप हो सकता है उससे आप कंटिन्यू करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कार्ब्स की बात करके चले तो कार्ब्स किस फॉर्म में लेने चाहिए, कौन से
कार्ब्स लेने चाहिए अगर हमको? इतना सोचेंगे ना खाना नहीं खा पाएंगे। तो इसमें क्या है, आप जैसे हम नॉर्थ इंडियन है, हमारे को रोटी चाहिए, हमें चावल थोड़ा बहुत चाहिए। तो अपनी जो लोकल आप एरिया में रहते हो ना, तो हमारे यहाँ पे जो खाना बना है ना, जो खाना डेवलप हुआ है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन कि किस रीजन को हम बिलोंग करते हैं, खासकर इंडिया के अंदर। अब जैसे साउथ में जाओगे ना, साउथ में क्या मिलेगा, इडली डोसा सब कुछ फर्मेंटेड। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर हाई रहने की वजह से खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम ज्यादा लगता है। अगर आपने मान लो वहाँ पर रोटी खाई, आपका पेट खराब हो जाएगा। साउथ इंडिया में जाकर वहाँ इडली डोसा खाओगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलते रहोगे। अगर आपने वो काम उल्टा कर दिया तो भी आप बीमार पड़ जाओगे कि आपने नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इडली डोसा खा रहे हो। तो वहाँ पर क्या खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको लगेगा यार मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो आपको ये समझना है कि आपकी जो लोकल एरिया, जैसे हम पंजाबी हैं, तो हमारे लिए वो चपाती, हमारे लिए वो राइस मस्ट है। ठीक है। तो अभी आजकल चल रहा है कि इंडियन डाइट के अंदर कभी भी आटा था ही नहीं, ज्वार, इसके मिलेट्स, इसके रोटियां खानी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि यही खानी चाहिए। आयुर्वेद में गेहूं का वर्णन है, चावल का वर्णन है, तो ये गलत है। 4000 साल पहले भी था गेहूं चावल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम उसको इस तरह से लो कि आपने सब कुछ खाना है, आप अपनी डाइट को रोटेशन में रखो। जैसे मैंने गेहूं, मेरे को लगता है कि खराब है, आपने कहा ना गेहूं के लिए ये नेगेटिव ले रहे हो, आप उसको क्या करो, उसको आप चुकंदर के कद्दूकस के साथ आटा गूंथ लो, आप उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। अब वो प्लेन रोटी नहीं रही, अब वो चुकंदर वाली रोटी होगी, लाल लाल, देखने में भी अच्छी, टेस्ट में भी मीठी मीठी हो जाएगी, और किसी भी टाइप का नेगेटिव इफेक्ट था वो माइनस हो गया। इसी तरह से पालक की रोटी खा लो। तो आपको ना एक वो मिड वे निकालना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है। क्योंकि आप 2 महीने 4 महीने अगर छोड़ दोगे ना, तो उसे शुरू, ऐसा फायदा है कि इसे शुरू ही मत करो। अच्छा ये रहता है कि कोई भी हैबिट ऐसी बनाओ जिसको आप लाइफ टाइम अगले 100 साल तक आप उसे कंटिन्यू कर सको, अपने बच्चों को दे सको, बच्चे आगे दे सके। तो मेरे घर में नॉर्मल रोटी बनती नहीं, आप मेरे घर में आओगे तो चुकंदर की रोटी, पालक की रोटी डेली बेसिस पे वही बनती है। तो 2 कलर की रोटी आती है, ग्रीन एंड पिंक आती है, गेहूं की है बट आएगी ग्रीन एंड पिंक, तो प्रॉपर्टीज बदलेगी ना। अब मुझे अलग से सब्जी खाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैंने साथ में शाही पनीर भी खा रहा हूँ, तो मेरे को चुकंदर का पालक का तो फायदा मिल गया ना। तो आपको ये समझना है। अब मिलेट्स की आपने बात करी थी, मिलेट्स अच्छा है, मगर किसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको वेट लूज करना है, उनको कार्ब्स कम चाहिए, उनमें फाइबर ज्यादा है, वो इंटेक करें। अब आप किसी पतले से इंसान को मिलेट्स खिलाओगे, बेचारा वो तो दिक्कत में आ जाएगा और वेट लूज हो जाएगा बेचारे का। तो आपको देखना है कि आपका एम क्या। अगर आपने वेट लूज करना है, जैसे हम दोनों ने, तो हमारे लिए मिलेट्स इज गुड। बट अगर कोई वजन जिसका 40-45 किलो है, उसको मैं मिलेट्स खिलाऊंगा, उसका वेट और लूज हो जाएगा, तो उसको नहीं खाना है। अगर आपने अपने को हेल्दी रखना है, तो हमेशा मैं कहता हूँ रोटेशन, यानी एक दिन मैंने ज्वार की रोटी खाई, एक दिन मैंने बाजरे की खाई, एक दिन मैंने गेहूं खाया, एक दिन मैंने बेसन खाया। रोटेशन में रखो, कोई फिक्स डाइट मत बना के रखो, कोई फिक्स वेजिटेबल नहीं कि रोज आलू खा रहे हैं, रोज बैगन खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सारी सब्जियां घुमा के, एक दिन आलू, एक दिन मिक्स वेज, एक दिन थोड़ा बहुत हमने पनीर खा लिया, एक दिन हमने हरी सब्जियां भी खा ली या थोड़ी टिंडा भी खा लिया। रोटेशन, तो उससे क्या होता है, खाना हमारा बैलेंस डाइट में रहता है। जब वो बैलेंस डाइट रहता है तो हर सब्जी की जो खूबी है वो आपको मिल गई, तो आपकी बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आपकी बॉडी को जो चाहिए था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, और आपकी बॉडी लंबा टाइम चलेगी। ठीक है। प्रोटीन इंटेक की बात करके चलूँ, तो प्रोटीन इंटेक क्या, वो जो उनको न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि अगर हम सर्वाइवल पे है तो हमारे वेट का 0.8 ले लो ग्राम्स के टर्म्स में, वो वाला सही है? पहले तो कुछ भी नहीं था ये, पहले लोग प्रोटीन कैसे इंटेक करते थे। आज लोगों में बीमारी है, पहले बीमारियां नहीं थी, ये तो हमने बनाई हुई है। जब हम हर चीज को तोल के खा रहे हैं, हमें तोल के नहीं खाना, हमें रोटेट करके खाना है। आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन आपकी बॉडी में अगर आप नहीं भी खाओगे तो भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब का बच्चा जिसके पास सिर्फ रोटी खाता है और प्याज खाता है, प्रोटीन गया? नहीं गया ना, वो बड़ा नहीं होगा। बड़ा कैसे हो गया? प्रोटीन कहाँ से आया? अब तक आपको ये लगता था कि प्रोटीन खाऊंगा तो मैं ग्रो करूंगा, अगर मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगा मैं ग्रो नहीं कर सकता। रिक्शे वालों के एब्स बने होते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि अगर आप कार्ब्स भी ले रहे हो तो बॉडी क्या करेगी, कार्ब्स को प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अगर आपने प्रोटीन इंटेक किया, एक्सेसिव इंटेक किया, अगर बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बॉडी उसको बाहर कर देगी। बॉडी के अंदर सिस्टम इंटेलिजेंट लगा हुआ है, वो बेवकूफ नहीं है। तो हम जो यूट्यूब पे ये सारा कंटेंट देखते हैं कि ये खाओ, इतना प्रोटीन खाओ, ऐसे करो वैसे करो, आपको सारे के सारे बीमारी लोग वहीं मिलेंगे। ठीक है। क्वांटिटी की बात करके चले तो कितनी क्वांटिटी और कितने टाइम में लेना चाहिए खाना? देखो, खाना आपको भूख लगने पे खाना चाहिए, अपनी लिमिट से हाफ खाना चाहिए। अगर खाना आप ऊपर तक खा रहे हो कि गले में आ रहा है, मुंह में आ रहा है, तो आपने गलत कर दिया, ज्यादा खा लिया। खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल भी टच नहीं करना, गर्म भी नहीं लेना, कुछ नहीं। आप कुल्ला कर लो,
सिप कर लो, बट अगर आपने खाना खाने के बाद, रोटी खाने के बाद, चावल खाने के बाद आपने छाछ, चाय, पानी ऊपर से पी लिया और पेट लगे फूल गया, तो आपने गलत कर दिया। उसके पीछे छोटा सा लॉजिक है। हमारा जो स्टमक है ना, वो एक बैलून की तरह है। अब इस बैलून में पहले आपने खाना भर दिया, अब उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, अब क्या होता है ना, वो पूरा ऊपर डिस्टेंटेड हो जाता है, पूरा भर जाता है। अब खाने को डाइजेस्ट होने के लिए ना एक मूवमेंट, स्टमक में एक मूवमेंट होती है, वो चाहिए होती है। अब खाना चल ही नहीं हो पा रहा, हिल ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, आपको लगेगा सांस अटक जाएगी, क्योंकि उसने ऊपर लंग्स में प्रेशर बना दिया, तो आपको लगेगा आपकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आपको हमेशा खाना अपनी लिमिट से हाफ और उसके बाद पानी नहीं पीना, कि आपके स्टमक में घूमने की, खाने को हिलाने की, डुलाने की जगह बनी रहे। ठीक है। और मैंने एक चीज सुनी थी कि मुट्ठी भर खाना ही खाना चाहिए। तो मुट्ठी भरी हो गया ना, स्टमक का साइज कितना है, इसमें एक किलो का सामान आएगा, आपने आधा किलो खाया, बाकी छोड़ दिया, तो वो मुट्ठी भरी हो गया। मुट्ठी भर खाया, आधा स्टमक खाया, खत्म। बट आपको ये देखना है, अगर आप वेट लूज कर रहे हो और आपको वेट लूज नहीं करना, तो आपको खाना बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको कभी भी खाने को ना ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मुझे प्रोटीन लेना है, मुझे कार्ब लेना है, मुझे फैट लेना है। नहीं, खाने में सब कुछ होना चाहिए, सारे विटामिन मिनरल्स चाहिए, सारे कार्ब्स, प्रोटीन, मिनरल्स सब चाहिए। तो अब आप इसको लाइफ टाइम कैसे चलाओगे? सिंपल सा सवाल, लाइफ टाइम कैसे करोगे? आप यंग हो, आपने अभी कर लिया 2-4 साल, 5 साल, 40 साल कैसे करोगे? तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो इसको आप लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सको, और उसका सिंपल सा तरीका है, वो है बैलेंस डाइट। कोई डाइट नहीं, हम बहुत सुनते हैं कि ये डाइट वो डाइट, नहीं, आपको चाहिए बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट का सिंपल सा तरीका है, मार्केट में जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट हैं, जितनी भी अनाज हैं, सब घर पे ले आओ, एक एक करके खाते रहो। ठीक है। आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की वीकनेस पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि आपने खाना खाया है बैलेंस, सब कुछ खाया है, कुछ छोड़ा ही नहीं। बट वो सब कुछ जो आप रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो, वो हेल्दी होना चाहिए। अब वो उठाओ लाओ आप फ्रोजन फूड, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव भी है, केमिकल्स भी, सब कुछ डला हुआ है। ठीक है। अब जैसे आयुर्वेद की बात करके चले, तो बहुत सारे इनटेक्स की भी बात करिए होती है। जैसे मैंने वो देखा है, ईसागुल का छिलका ही बोल रहा था, वो जब लगता है कि यार डाइजेशन को इम्प्रूव करना है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको इसबगोल का भूसा हम देते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर। अब आपने पूरे दिन खाना नहीं खाया, आपने लिए थे प्रोटीन, आपको हो गई कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि फाइबर तो आपने लिया नहीं है। अब आपने लिया था प्रोटीन, वो पेट में जाके इतना सा गोला सा बन गया, अब इंटेस्टाइन से मूव करना है, वो मूव नहीं कर रही है, आप स्टूल पास ही नहीं हो रहा, तब हमें इसबगोल का भूसा देना पड़ता है कि ठीक है, अब वहाँ पे बल्क फॉर्मेशन होगी, यानी इसबगोल के भूसे को जब हम पानी में डालते हैं ना, फूल जाता है, हाँ, तो वो फाइबर का काम करती है, तो वो उसको पुश करने में हेल्प करता है। तो आपने जो कचरा खाया था प्रोटीन फॉर्म में या फिर चीज फॉर्म में, उसको इंटेस्टाइन से मूव करने के लिए काम आएगा आपका इसबगोल भूसी। तो हम जब हैवी डाइट खा रहे हैं, मान लो शादी पे जा रहे हैं, जब पता है खाना है, तो उसके बाद भी ये खा ले तो क्या बेनिफिट होता है? गड़बड़ हो जाएगी ना, आपने तो पहले बहुत सारा खाना खा रखा है, अब आपकी इंटेस्टाइन ऑलरेडी पूरी भरी पड़ी है, ऊपर से आपने खा लिया इसबगोल भूसी, उसने और स्पेस ले लिया, मूवमेंट हो नहीं रही है, आपका पेट दर्द कर जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसबगोल की भूसी तब खाते हैं जब खाना आपने या तो बहुत कम खा रखा है, स्टूल आपको कल का पास नहीं हुआ, अब पास करना है, अगले दिन पास करना है, तो तब आप इसबगोल की भूसी लोगे। इसबगोल की भूसी का एक नुकसान भी है, इसमें ना विटामिन मिनरल कुछ भी नहीं होते, तो जैसे अगर आप रोज रोज लोगे ना, तो पेशेंट आपका वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, इसबगोल की भूसी खाई, जिसने खाने को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसने बल्क बनाया ना, उसने एक मास बना दिया, फाइबर बना दिया, अब उसमें ताकत तो थी नहीं, तो अब बॉडी को तो चाहिए, तो बॉडी फिर फैट जो आपका है, मसल्स जो है, उसे बर्न करना स्टार्ट कर देगी। तो वेट लॉस के लिए कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए बिल्कुल बिल्कुल कर सकते खाली पेट लेना है? हैं। आप उसके लिए सैलेड यूज करो ना, क्यों इसबगोल भूसी यूज करोगे, क्यों शॉर्टकट चाहिए आपको, मुझे समझ में नहीं आता। देखो, आप शॉर्टकट जब भी लोगे ना, गड्ढे में जरूर गिरोगे। आपको शॉर्टकट नहीं लेना, आपको सही रास्ता लेना है, और सही रास्ता क्या है? एक्सरसाइज एंड योर डाइट। आप खाने के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बढ़ा दो ना, आप चपाती कम कर दो, चपाती के अंदर भी आपने वेजिटेबल्स डाल दी, आपको प्लेन चपाती खानी ही नहीं है, आपने मिलेट्स को ऐड कर लो, और डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स को बढ़ा लो, उसके ऊपर आप कोई भी ड्रेसिंग ले लो। और सबसे अच्छी ड्रेसिंग पता क्या होती है? कर्ड। आप दही लो, उसको फेटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स कुछ भी है ना, उसमें डाल दो, आप जो टेस्ट आएगा ना आपको, आप कहोगे वाह मजा, क्योंकि इसमें सिट्रसपन होता है, हल्का सा खटासपन होता है, आपका जो फ्लेवर है वो अच्छा हो गया, डेली खाने लायक हो गया, और आपको फाइबर भी मिल गया, और आपको प्रोबायोटिक भी मिल गया। आपने मेयोनीज का यूज नहीं किया, आपने चीज का यूज नहीं किया, आपने प्रोबायोटिक कर्ड का, योगर्ट का यूज कर लिया, आपकी इंटेस्टाइन्स भी हैप्पी, डाइजेशन आपका टॉप नॉच हो गया, आपकी बॉडी हेल्दी हो गई, पहले से बेटर। अब अगर मैं एक्सरसाइज की बात करके चलूँ, जो सेकंड फेज है, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? जैसे आपने बताया वेट तो नहीं उठाना है, वो समझ में आ गया, बट एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए?
3-3 घंटे 4-4 घंटे टाइम? नहीं नहीं नहीं, देखो एक्सरसाइज का सिंपल सा तरीका है, जहां तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करे वहां तक जाओ और एक लास्ट में पुश मार दो, मतलब यहाँ तक मेरा हो गया, अब मेरे से हो नहीं रहा, आप 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लो, ये 2 मिनट एक्स्ट्रा कर लो, वो आपके स्टेमिना को बिल्डअप करने के काम आएगा। आपने ध्यान ये रखना है कि आप एक्सरसाइज वो सिलेक्ट करो जो आप लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सको। अगर आपने 2-4 महीने करके छोड़ना है, उसको पिक ही मत करो। अगर मैं आज वॉक कर रहा हूँ, मैं आज जॉगिंग कर रहा हूँ, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, उसको लंबे टाइम तक लेके जाना है, उसको बीच में ड्रॉप नहीं करना है, वो आपको अगली पूरी जिंदगी 100 साल तक टच नहीं कर जाते, तब तक छोड़ना नहीं है। इसलिए जो एक्सरसाइज आप घर पे कर पाते हो ना, योगा है, स्ट्रेचिंग है, ये एक्सरसाइज आप लाइफ टाइम ले जाओगे। आप जिम जाओगे, आज मेंबरशिप आपको सस्ती लग रही है, कुछ टाइम बाद वो महंगी लगेगी, फिर आपको लगेगा जिम चेंज करने की जरूरत है, आप छोड़ दो। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आपसे अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मैं इसे जिंदगी भर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको अंदर से आवाज आ जाए कि मैंने इसको एक बार सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे लाइफ टाइम ले जा पाऊंगा, गो फॉर इट। डांस, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन डेली करना जरूरी है या हफ्ते में 4 दिन 5 दिन टाइप्स? आप डेली करने की कोशिश करो, 4 दिन अपने आप हो जाएगा। अगर आप 4 दिन का प्लान करोगे तो वो 1 दिन होगा। तो प्लान फॉर 7 डेज, 4 डेज वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि देखो आपके पास टाइम का शॉर्टेज कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर होगा, कुछ ना कुछ इवेंट आ जाएंगे, तो आपको जब मौका मिल रहा है तब जाओ। अब अगले फेज की तरफ आते हैं, वो है मेंटल। अब जो दिमाग पे स्ट्रेस आ रहा है उसको कैसे इंप्रूव करें ताकि लंबा जी सके? देखो सबसे सिंपल तरीका जो मैंने आज तक अपने आप देखा, मतलब क्या होता है कि हम एज ए डॉक्टर्स हम देखते हैं ना, तो बुक अलग कहती है और प्रैक्टिकल चीजें अलग कहती हैं। तो मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करूंगा, बुकिश नहीं जाऊंगा। तो आपको सबसे अच्छी चीज ये है, वो है दोस्त, अच्छे दोस्त। अगर आपके पास अच्छी फ्रेंडशिप है ना, अच्छे दोस्त है, अच्छी फैमिली मेंबर्स है ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसी का ही होता है, क्योंकि चारों टाइम हर टाइम आप इन लोगों से घिरे रहते हो। अगर सपोज करो एक बंदा आपके ग्रुप में नेगेटिव बात करता है, तो आप उसको नहीं सह पाते, है ना। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई फैमिली मेंबर है, मेरे घर में ये हो गया, मेरी बहू ने ये कर दिया, वो नेगेटिविटी आपके घर में आनी शुरू हो जाती है। तो पहली चीज होती है फ्रेंड्स, आपका सर्कल। तो अपना सर्कल बहुत सिलेक्टिव बनाओ, अच्छे लोगों को बनाओ जो आपको एक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी पुश कर जाए। तो मेरा ये मानना होता है कि आप जॉगिंग स्टार्ट करो, दोस्त आपको जॉगिंग करते हुए मिल जाएंगे, हाय हेलो होनी शुरू हो जाएगी। आप साइकिलिंग कर रहे हो, राम राम, हेलो, बाय बाय, टाटा, सी यू, ये अपने आप शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, वो ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है, साइकिलिंग के एक्सपीडिशन होने शुरू हो जाते हैं, कंपटीशन होने शुरू हो जाते हैं, एक बहुत अच्छा सर्कल बन जाता है। तो पहली चीज ये है। दूसरा, आपको अपने आप को, ब्रेन को खाली करना पड़ता है। हमारा ब्रेन हर टाइम कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, रेस्ट नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा रेस्ट करने का तरीका होता है वो है कि आप किसी चीज पे ध्यान लगाओ। अब ध्यान आप भगवान पे भी लगा सकते हो, ध्यान आप किसी पॉइंट पे, अपनी दीवार पे पॉइंट बना दिया, आपसे कंटिन्यूसली देख रहे हो, उसको भी कर सकते हो। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, आंखें बंद करी, दिमाग को बंद करने की कोशिश करी, नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ, है ना। तो 0 पे आना मुश्किल है, बट 1 पे आना आसान होता है। तो जप में बहुत ताकत है। जप क्या करते हैं, राम 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 राम। तो आप सब कुछ छोड़कर राम पर आ गए, पूरा जगत खत्म हो गया, एक शब्द आ गया, राम। अब ये जो शब्द है ना, अब इसकी महिमा चलेगी। जब इसे बंद कर दोगे ना बोलना, तो भी अंदर राम राम चलता रहेगा। तो आप कोई भी हो, यानी मैं ये नहीं कहता राम की तरफ जाओ, किसी की भी तरफ जाओ, बट एक पे अपने आप को फोकस करो। इससे आपको काम में भी फायदा होगा। अभी होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, 10 चीजें साथ में चल रही होती हैं, यार ये वो वाला काम भी करना है, ऐसे भी काम करना है। तो आप जो काम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाते, और जो काम करना है वो भी नहीं कर पाते। तो जब हम एक फोकस करना किसी पॉइंट पे सीख जाते हैं ना, तो क्या होगा कि हम उसी पे है, 1 पे, मेरा राम, अब मेरा काम हो गया, बाकी सब हट गया। तो जब तक मैं इसे परफेक्टली कर नहीं लूंगा, मैं नेक्स्ट काम में मूव नहीं करूंगा। तो मल्टीटास्किंग आपकी बंद हो जाती है, एफिकेसी आपकी बढ़ जाती है, लाइफ में कुछ भी अचीव करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप मेडिटेशन को समझ जाते हो और कर लेते हो तो। ठीक है। अगर फास्टिंग की बात करके चले तो फास्टिंग का क्या इम्पैक्ट होता है? फास्टिंग आपके सिस्टम को रीसेट करने के काम आता है। आपने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, फास्टिंग कर लो, अच्छा रहता है, क्योंकि वो उल्लंघन हो गए। तो होता ही है ना, रात को मैंने पिज्जा खाया, फिर सुबह ही खाना, उसके बाद में फास्टिंग करी। ये गलत तरीका है। देखो फास्टिंग हमारे जो कैलेंडर के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। पहली चीज मैंने को पहले कहा था, आपको खाना तब खाना है जब आपको भूख लगे, जब आपको फील हो कि हाँ मुझे अब भूख लग रही है। अगर मुझे फील नहीं हो रही, 2 बज गए, मुझे भूख नहीं लगी, मैं खाना स्किप कर जाऊंगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आपने कहा फास्टिंग। अब फास्टिंग लोग ना अलग अलग पर्पज से करते हैं। जो हमारी एज के, मतलब मेरी एज से नहीं, मतलब मेरे से जो यंग है, उन्होंने वो कल्चर बनाया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको तब करनी है जब आपको वेट लूज करना है,
तो वेट यूज करने के लिए फास्टिंग कभी भी अच्छा तरीका नहीं है। आपको मसल्स बिल्डअप करनी है, मसल्स बिल्ड करनी है, तो आप उसमें सेकंड तरीका यूज करो, उसमें आप एक्सरसाइज करो और अपनी मसल वेस्टिंग मत करो। यानी मैंने आज खाना खाना बंद कर दिया, मैं फास्टिंग पे चला गया, तो मेरी मसल्स का क्या होगा? सूखेंगी। मेरे को मेरी मसल चाहिए है पूरी जिंदगी जीने के लिए, मैं उसका लॉस क्यों उठाऊंगा? मुझे फैट बर्न करना है ना, फैट बर्न में एक्सरसाइज करके करूंगा, फास्टिंग करके नहीं करूंगा। मेनली आप शॉर्टकट आपको हमेशा गड्ढे में लेके जाएगा, ये याद रख लो। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर क्या हो रहा है कि हम पहले कुछ घंटे नहीं खाते, एक विंडो होती है, उस विंडो में हम 6 घंटे की विंडो में हम खाना खा रहे हैं 24 घंटे में से, तो ठीक है, खराब नहीं है, बट उस 6 घंटे में क्या खा रहे हो वो भी मैटर करता है ना। आपने खाया पिज्जा बर्गर की, मेरी विंडो चलिए मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो आप बीमार ही हो गए। उस विंडो में क्या खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या विंडो छोड़ी उसका मैटर नहीं है। अगर मैंने पूरे दिन अपना खाना अच्छे से खाया है, मैंने अपने आप को, मुझे भूख लग रही है, मुझे बॉडी में वीकनेस लग रही है, मेरी फास्टिंग चल रही है, मेरा तो काम रह जाएगा, गलती से मुझे चक्कर आ गया, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे बॉडी में वीकनेस बन जाएगी, और मुझे चाहिए एनर्जी, मेरे को तो स्पोर्ट्स खेलने जाना है और मैं फास्टिंग कर रहा हूँ साथ में। तो एक चीज कर लो, शॉर्टकट चाहिए, गट्टे में गिरना है, गो फॉर फास्टिंग, शॉर्टकट। अगर आपको बॉडी को हेल्दी रखना है, गो फॉर कार्डियो, कुछ भी करो, स्पोर्ट्स खेलो, डांस करो, कुछ भी करो, बट गो फॉर एक्सरसाइज। और अगर हीलिंग की बात करके चले, फास्टिंग से बॉडी हील भी होती है, तो वो हम वंस इन अ मंथ टाइप्स कर सकते हैं। हाँ करो, उसको कोई दिक्कत नहीं। हीलिंग नहीं होती, आप हीलिंग प्रोसेस को समझो। हीलिंग प्रोसेस में आप किसको हीलिंग कह रहे हो, पहले उसे डिफाइन करो। ठीक है, हीलिंग क्या है? हीलिंग है कि बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर होना, वो काम रात को होता है, और उस काम के लिए आपके बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स, एनर्जी, प्रोटीन, कार्ब्स, सब कुछ होना चाहिए। आप तो फास्टिंग कर रहे थे, आपकी बॉडी में तो रॉ मटेरियल ही नहीं है। आपकी बॉडी अच्छा रिपेयर करेगी, खराब रिपेयर करेगी? खराब करेगी ना। तो फास्टिंग खराब नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उसे यूज किस पर्पस के लिए कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। आपने 18 घंटे कुछ नहीं खाया, 6 घंटे में आपने बर्गर पिज्जा डाल लिया, आपकी बॉडी खराब होगी, 100% खराब होगी, आपके पास कोई और दूसरा चांस ही नहीं है। और फास्टिंग के अच्छे साइड्स क्या हैं? फास्टिंग के अच्छे साइड्स ये होते हैं कि आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन्स को थोड़ा सा आराम मिल जाता है ना। आपने खाना नहीं खाया, आपने थोड़ा सा लिक्विड डाइट पे रहे, आपने फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाई, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फाइबर के इंटेक को बढ़ा देती है पहली चीज। अब आपने जिस टाइम नहीं खाया, तो क्या है कि आपका सिस्टम तो काम कर रहा है, जो आपका खाना आपने कल खाया था वो अभी भी डाइजेस्ट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसका एक्सपल्शन यानी वो जो खाना था वो पूरा बाहर आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके इंटेस्टाइन में कोई खाना नहीं है, तो वो हो गया रीसेट। मैंने इंटेस्टाइन को रीसेट कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया, ब्लैंक कर दिया, अब मैं खाना इस पर डालूंगा दोबारा। तो जब हम ओवर खा लेते हैं, इसलिए उसके बाद हम फास्टिंग करते हैं कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मैं लाइट खाऊंगा। वो यही इस पर्पज से होता है कि मेरा सिस्टम अब रीसेट ले ले, क्योंकि कल मैंने गलती। अगर हम डिटॉक्स की बात करके चले, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अनहेल्दी खा ही रहे हैं और वो चाहते हैं कि डिटॉक्स करना, कईयों को लिवर सूज जाता है, कईयों की किडनी में दिक्कत आने लग जाती है, रिपोर्ट्स में गलत आती है, तो क्या डिटॉक्स किया जा सकता है? डिटॉक्स आप कब करोगे? रिपोर्ट देखने के बाद। डिटॉक्स आपको डेली चाहिए। डिटॉक्स हम कब करते हैं? कोई चीज जब गंदी हो जाती है तब। अगर मैं कहूँ कि उसे गंदा ही मत होने दो, तो क्या अच्छा तरीका है डिटॉक्स करना? ये चीज को गंदा ही मत होने देना। गंदा बताओ तो गंदा ही मत होने दो। अब गंदा किस चीज से हो रहा था? पहले खाने से, और तो कुछ बॉडी के अंदर गया नहीं, हवा गई और खाना पानी गया। तो खाना जब हम पूरी लाइफ अच्छा खाते हैं, हर टाइम तीनों टाइम खाना अच्छा खा रहे हैं, तो आपको डिटॉक्स की जरूरत क्या है? आप तो रोज डिटॉक्स हर टाइम कर रहे हो ना, हर सेकंड कर रहे हो। आप कपड़े धोते हो, है ना, अगर मैं कपड़ा गंदा ही नहीं हुआ तो धोने डालूंगा ही नहीं। अगर मैं चाहूँ कि ओके ठीक है मैं ऐसे वाले गंदा करूंगा, इसे साफ कर लूंगा, धो लूंगा, वो लॉजिक है? वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि आप जो करो लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि हमने बात और जैसे शुरू की थी 100 साल कैसे जीना है, तो आपको डिटॉक्स की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। अगर आप खाना अच्छे से खा रहे हो, खाना गलत खा रहे हो, आप पूरी जिंदगी डिटॉक्स करते रहो, फिर भी बॉडी खराब हो जाएगी, क्योंकि बॉडी तो उसे एब्सॉर्ब करके अंदर ले गई, अब वो अंदर पहुंच गया, अब वो आपका बॉडी का पार्ट बन गया खाना, है ना। आप उसे निकाल नहीं सकते, वो तो मसल बन गई, वो तो टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, अब उसे कैसे निकालोगे? तो डिटॉक्स बेचने के लिए अच्छा है, करने के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो आजकल जैसे मिलावट खाना आ रहा है, तो अब हम तो सोच रहे हैं अच्छा खाना खा रहे हैं, घी तो बंदे ने MRP देख के ले लिया, 200 रुपये का था, बिलोना लिखा हुआ था, मंगा लिया, और मिलाया तो उसमें पाम था, या फिर उसने कुछ सब्जियां मंगाई है, कुछ भी मंगाया, दिख तो हेल्दी नहीं थी, पर उगाई वो गलत चीज़ों के साथ में। अब वो खा रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी में तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही। बिल्कुल आएगा। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसका देखो सोल्यूशन यही है कि आपको सोर्स को बदलना चाहिए। देखो आप शॉर्टकट नहीं ले सकते, आपको सोर्स को तो देखना पड़ेगा। अब पता ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। आप आज के डेट में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मार्केट में सर्टिफाइड आ रही है, गो फॉर इट। अनपॉलिश्ड दालें मार्केट में आ रही है, गो फॉर इट। आप अपने किचन गार्डन बनाओ, बहुत अच्छी बात है। मैं
पर्सनली एडवाइस करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपने कौन सा बीज, कौन सी खाद, सब कुछ डाला हुआ है। बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर के पास इतना स्पेस नहीं होता। तो आपके पास ये ऑप्शन ये होता है कि आपने जितना भी हो सके, आप जब कोई चीज़ लेने जाते हो ना, उसकी रंगत वो बता देती है कि इसमें कितना है। तो जो चीज़ बहुत खिली खिली नजर आती है ना, तो उसे कॉस्मेटिक चीज़ें दी गई होती है। आप पत्ता गोभी कभी खेत से तोड़ो, वो चमकती भी होती है। यार देखिए नहीं जो वेजिटेबल्स है उनकी जो रंगत होती है, अगर आप पहाड़ों पे जाओगे ना, तो वहाँ पे ना आपको सब्जियां सारी मुरझाई मुरझाई सी मिलती है। हम जो सिटीज में रहते हैं ना, उनका खाना खराब है। जो लोग गाँवों में बी टाउन Tier 2 Tier 3 में रहते हैं, उनका खाना हमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। और शहरों वालों के पास ऑप्शन यही है कि कोई आपको अच्छा और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सामान मिल रहा है, वो बस टूट पड़ो, खरीद लो, ज्यादा सोचो मत। और बॉडी के अंदर कोई चीज चली गई है, उसको आप निकाल नहीं सकते। जैसे अभी माइक्रो प्लास्टिक का बहुत चल रहा है कि हम जो प्लास्टिक हम पहनते हैं, नायलॉन के कपड़े पहन लिए हमने, पॉलिस्टर के कपड़े पहन लिए, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे सिस्टम में आ गए हैं। तो बॉडी में आप कहीं पे भी टेस्ट करोगे आज की डेट में, आपको माइक्रो प्लास्टिक मिल जाता है। अब इसे निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप वो सिस्टम का पार्ट बन गया है। अब आप उसके बाद आप पंचकर्मा भी करवाओ, वमन विरेचन भी करवाओ, वो आपके सिस्टम से आउट नहीं होगा, क्योंकि टिश्यू में डीप चला गया ना। आपने कोई भी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड खाया, आपके टिश्यू में डीप हो गया, ठीक है। कुछ आपको आराम थोड़ा बहुत मिल सकता है वमन से, विरेचन से, क्योंकि वो डिटॉक्स का एक थेरेपी अच्छी है। और अगर आप हेल्दी हो, कर सकते हो, करना चाहिए। अगर आपको ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम अपना वेस्ट मटेरियल अपने स्टूल के रास्ते निकालते हो, तो जो खाना आपने वेस्ट खाया है, उसको अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मोशन आपको अच्छे से क्लियर होती है, अगर स्टमक इंटेस्टाइन अच्छी हेल्दी रहती है, तो एक तरह से वो डेली बेसिस पे आप डिटॉक्स कर रहे, आपको अलग से सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना स्टमक हेल्दी रखो, डेली बेसिस पे आपको स्टमक क्लीन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम नहीं जाना पड़ता, जो नहीं लगाना पड़ता, बहुत लंबा टाइम नहीं बैठना पड़ता, आप हेल्दी हो, आपका डेली बेसिस पे डिटॉक्स ऑटोमेटिक तरीके से हो गया। और इसमें फिर से फाइबर आएगा, क्योंकि अगर फाइबर का इंटेक आपका अच्छा है, खाना आपने अच्छा खाया है, आपका मोशन अपने आप होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, और आपका डिटॉक्स डेली बेसिस पे होगा। और घी की हमने बात की थी, घी बहुत अच्छा काम होता है डिटॉक्स करने में। अगर आपको दूध पचता है, दूध लिया, 2 चम्मच 3 चम्मच आपने उसमें देसी घी बिलोया हुआ डाल दिया, सुबह आपका स्टमक एकदम क्लीन होगा, डिटॉक्स आपका ऑटोमेटिक तरीके पर डेली बेसिस पर हो गया। किसी भी टाइम ले सकते हैं घी, या फिर रात को ही ले? रात को ज्यादा अच्छा है ना। रात को मान लो कि थोड़ी बहुत सो जाते हैं, स्टमक इन बॉडी अपने आप काम कर रही होती है, जो आपने घी लिया था वो लुब्रिकेशन की तरह वर्क कर रहा होगा, इंटेस्टाइन्स को एकदम ग्रीसिंग कर दी उसने, तो स्टूल जो मूवमेंट है वो फैसिलिट हो गई, स्टूल बाहर की तरफ आने लगा। इसी तरह से एक अरंडी का तेल होता है, अरंडी के तेल की में 1-2 चम्मच दूध में डाल के आप रात को ले लो, रोज ले सकते हैं? रोज ले सकते हो। तीसरी चीज है वो है हरड़, हरित की जिसे कहते हैं। ये जो हरित की है, इसका पाउडर बना लो, पाउडर ले लो, काम बन जाए, ठीक है। नहीं बनता, अरंडी का तेल लिया, उसमें हरड़ को भून लिया पूड़ियों की तरह, उसको पीस लिया, उसमें चाहे आप थोड़ा बहुत नमक डालना नमक डालो, और रात को 2 चम्मच ले लिया। ये काम आप डेली बेसिस पे करो, आपके एजिंग प्रोसेस को रोकने वाली बताई गई है हरित की, आयुर्वेद के हिसाब से रसायन बताई गई है। इन चीजों को आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, इस सब बिल्कुल डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी चीजें और भी बताओ ना, और क्या क्या कर सकते हैं जो डेली ले सकते हैं, कि सुबह खाली पेट ये लो, इस टाइम पे ये लो, जिससे और बेटर हो। टिप्स फिर शॉर्टकट, जैसे आपने बताया कि एंटी एजिंग बताया गया है, हाँ एंटी एजिंग। तो अगर एंटी एजिंग के लिए है तो हम 100 साल पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर हम हेल्दी जी रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जैसे आंवला हमने देखा ग्रीन ग्रीन आता है, उसका सूखा वाला पार्ट भी मार्केट में मिल जाता है। आंवला, हरड़, हरितकी और बहेड़ा, ये 3 आते हैं। इन 3 जो फ्रूट्स है ना, इसको पाउडर बना लिया जाता है समान मात्रा में मिलाकर, ठीक है। अब आपके डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिपेशन ग्रेड क्या है। अगर त्रिफला के 1 चम्मच 2 चम्मच से पेट साफ हो जाए, डेली बेसिस पर ले लो, कुछ नहीं होगा, लाइफ टाइम कुछ नहीं होगा। आपका लीवर अच्छा, आपका लीवर डिटॉक्स हो रहा है, आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही है, बॉडी फर्स्ट क्लास चलती रहेगी। अगर इससे भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा ना, तो वहां पर आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दो, उसी में चूरन में पाउडर में ही आपने ऐड कर लिया, इसको आपने ले लिया रात को, मॉर्निंग में आपका मोशन होगी, आपका डिटॉक्स हो गया। तो ये सिस्टम को एक तरीके से रोज रीसेट वाला करने वाला सिस्टम है, और ये अच्छा काम करता है। तो हम इससे कहते हैं कि डेली बेसिस पे आपने डिटॉक्स प्रोसेस को चला लिया। तो एक मेरे को याद है, मैं कोचिंग गया था आयुर्वेद रिट्रीट पे, तो वहाँ पे उन्होंने घी दिया था मेरे को, जो रात को देते थे। रात को मेरे को दूध में 1 चम्मच लेना होता था, वो कहते थे मेडिकेटेड आयुर्वेदिक घी है। आप वो कैसे बनाया गया था, वो हरड़ इसमें त्रिफला के पाउडर के अंदर त्रिफला के साथ बनाया था। जैसे त्रिफला लिया हमने, हरड़ आंवला हरड़ बेड़ा, इसको हमने उबाला, पानी बनाया, अब घी को उसमें डाल देते हैं, पानी उड़ जाता है, घी नीचे रह जाता है, और वो घी आपको दे रहा है, इसे कहते हैं त्रिफला घृत। अच्छा, वो मेडिकेटेड घृत हो गया ना। हाँ, तो उसमें त्रिफला की वो गृति था, वही गृति था। आपकी आई साइट सुधर जाएगी त्रिफला घृत खा के, चश्मे नहीं लगेगा। तो आयुर्वेद ने कुछ बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन सब बहुत फैंटास्टिक काम करती हैं,
और आयुर्वेद आपकी लाइफ का पार्ट है, आप मानो या ना मानो। आप किचन में जाओ, नमकदानी खोलना, उसमें जितना सामान पड़ा हुआ है ना, वो सारा आयुर्वेद है। अजवाइन, हींग, धनिया, जीरा, क्योंकि आयुर्वेद यहीं से शुरू हुआ है इंडिया से, तो हमारे किचन तक पहुंच गया। आप इंडिया से बाहर चले जाओ, वेस्ट साइड चले जाओ, हाँ आपको मसाले मिलते ही नहीं है, वो खाते ही नहीं है। तो हम अपने आप को डेली बेसिस पे हेल्दी रखने के लिए रोज आयुर्वेद यूज कर रहे हैं। ताकत के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ताकत के लिए भी ऐसा कुछ? कौन सी ताकत? शरीर में ताकत मतलब लोगों को कमजोरी रहती है ना। आप अब तक मैंने जो बताया, आप उससे कोई वीकनेस आएगी नहीं ना। अच्छा, मान लो आपको कोई देख रहा है, हाँ, अभी उसकी एज मान लो 35-40 साल है, या थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, पर उसमें वीकनेस रहती है। घर की औरतें बहुत सारी होती है जो कि लो फील करती हैं। फीमेल्स में हम बात कर सकते हैं। फीमेल्स में क्या होता है कि ना, जो मंथली पीरियड्स होते हैं तो ब्लड लॉस होता है। अब जो ब्लड लॉस हो रहा है तो उनको जो हीमोग्लोबिन लेवल है उससे लो हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम है तो आपकी बॉडी में वीकनेस आने की कॉमन दिक्कत हो जाती है। तो सिंपल सा तरीका होता है कि आपको डेली, आपको अब आपके 4 दिन निकल गए, 30 दिन में 4 दिन देंगे, 26 दिन को खाना खाना है जो आपकी बॉडी में ब्लड बनाए। तो बचपन से हम कुछ सुनते आए थे, खून कम हो जाए तो क्या खाना चाहिए? आयरन का कुछ, क्या बताओ? वो चुकंदर पालक खाओ, चुकंदर खाओ। अब आप इसे रोज तो खा नहीं सकते। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कभी भी आपने कोई भी चीज करनी है और डेली बेसिस पे करनी है तो उसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो। आपने चुकंदर को, पालक की रोटियां खानी है, डेली बेसिस पे खाओ, कोई नुकसान नहीं है ना। आप खा तो रोटी ही रहे हो, आपको चुकंदर भी मिल गया, पालक भी मिल गई, अनार आप खा लेना। अब जो नए फ्रूट्स आए हुए हैं, एवोकाडो बहुत अच्छा है, ब्लूबेरीज अच्छी हैं, कहा जाता है, मैंने आई बी के इसको रिजल्ट तो देखे नहीं, बट हाँ उनको आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट। ठीक है। अगर लीवर की बात करके चले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अभी मैं ये केस मान के चल रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा है जो हमको देख रहा है, लाइफस्टाइल खराब था, अब उसको लगता है कि अब मुझे अल्कोहल पिए, अब मुझे बेटर कर दी अपनी लाइफ, अब उसको सही करना है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो लीवर में डाइजेस्ट होता है, लीवर में गंदगी निकलती है, लीवर की गंदगी, जो लीवर ने जो गंदगी बनाई वो ब्लड में आ गई, अब उसे ब्लड से बाहर निकालेगा काम किडनी का है। तो ये दोनों आपस में ऑर्गन आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब लीवर पे आप चाहते हो कि हम इसको हेल्दी करें, है ना। अब आपको ये देखना है कि आप लीवर को नुकसान क्या चीज पहुंचा रही थी, क्योंकि आपको रीजन ऑफ डैमेज को तो निकालना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मेरा लीवर अल्कोहल से खराब हुआ है, मैं अल्कोहल छोड़े बिना लीवर को ठीक कर लूं, आप मत ट्राई करना, कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सोचना है कि मेरा लीवर खराब क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन खुद से पूछो, आपका लीवर अल्कोहल से खराब हुआ है, अब आपको अल्कोहल को अपनी लाइफस्टाइल से बाहर करना पड़ेगा। कुछ रीजन बता दो, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा उनका लीवर क्यों खराब हुआ है। अल्कोहल एक रीजन है, और क्या क्या हो सकता है? उसके बाद देखो, वायरस बहुत ज्यादा आते हैं कि अगर मतलब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो वो आपके लीवर को डैमेज कर देता है। दूसरा ये होता है कि अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है कि आपने अल्कोहल नहीं भी पिया फिर भी आपके फैट लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर सिरोसिस हो रहा है, वो एक नया रीजन बनकर आ रहा है। और हमें लीवर के डैमेज के पीछे रीजन देखने को मिलते हैं। मेडिसिन बहुत सारी हैं, एलोपैथिक मेडिसिन। आप पैरासीटामोल खाते बुखार के अंदर, आपको फीवरिश लग रहा था, वीकनेस लग रही थी, आप हर बार पैरासीटामोल खाओ ठीक हो जाते हो, बट वो आपके लीवर को कंटिन्यूसली डैमेज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो वो चीज आपको बचना चाहिए। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका लीवर डैमेज पहली स्टेज पे हुआ ही क्यों। भगवान ने तो आपको भला चंगा दिया था ना, तो उस पर अटैक किस चीज ने पहुंचाया, किसने उसको नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, आपका लीवर किसी भी कीमत पे ढंग से काम नहीं करने वाला, पहली। दूसरा, लीवर के पास पावर है रीजनरेट करने की, किसी और ऑर्गन के पास नहीं है, किडनी के पास भी नहीं है। तो आपको उसे वो सर्कमस्टांसेस, वो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, वो माहौल देना पड़ेगा जहां पर वो बढ़िया चले। तो आपको अपनी बॉडी को क्या देना है, आप क्या दे सकते हो, आप अच्छा खाना ही दे सकते हो, अच्छा पानी दे सकते हो। इसके अलावा आपके हाथ में मेडिसिन है, ये 3 चीजें आपके पास है, चौथी कोई चीज नहीं है। आप बॉडी में क्या डाल रहे हो, खाना, पानी और मेडिसिन डाल दोगे हद से। अब आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि मैंने उसे क्या दिया और क्यों दिया। खाना हमेशा में वही बेसिक्स पर जाएंगे, और वो डॉक्टर बताए कि आपको दिक्कत है तो उसके हिसाब से खाना क्या होना चाहिए, किस चीज को कम करना है, किस चीज को ज्यादा करना है, ये डॉक्टर के हाथ पे छोड़ देना चाहिए। और लीवर को क्या पसंद है उसका भी ध्यान रखते हुए डॉक्टर आपको एक डाइट बता देगा। जैसे अगर आपको लीवर की दिक्कत है तो खाने के अंदर आपका खाना लाइट होना चाहिए, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने में ताकत ज्यादा लगेगी, लीवर को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ताकत ज्यादा लगेगी। तो कार्ब रिच या फिर लाइट प्रोटीन डाइट दी जाती है कि बॉडी जल्दी जल्दी एसिमुलेट कर ले, लीवर को काम ना करना पड़े। कमजोर है ना, तो खाना क्या होगा, खिचड़ी, दलिया, आराम से डाइजेस्ट हो गया, ताकत भी मिल गई, एंड बॉडी में लीवर पे लोड भी नहीं आया, तो इसलिए वो अच्छा होता है। अब हमारे हमने खाने के बारे में बात कर ली, अब हमारे लिए जो हो गया
जो तीसरी चीज आएगी वो हो जाएगा मेडिसिन। तो मेडिसिन जो है आयुर्वेद की वो जड़ी बूटी ही है। जड़ी बूटी मतलब प्लांट, आप प्लांट ही तो खा रहे हो ना, प्लांट की रूट खा रहे हो या फिर फ्रूट्स ले रहे हो इसके, तो वो ना कंपैरेटिवली बहुत सेफ होती है। क्योंकि हम इतना लंबा टाइम हमें हो गया आयुर्वेद में, कभी सुना है कि मेडिसिन खा के किसी का लीवर खराब हो गया, कि उसने आयुर्वेद की मेडिसिन खाई लीवर खराब हो गया? एलोपैथी वाले फैलाते हैं पर रिकॉर्डेड केसेस एक भी नहीं है आज तक। अगर कोई चीज है, अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्टडी होगी ना। वो सारी स्टडीज अब तक प्रूफ ही नहीं कर पाए कि ये जो चीज हो रही है वो आयुर्वेद की वजह से हो रही है। आप रोज खाते हो अजवाइन परांठों में लगाकर, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया? नहीं। अब आपको समझना है कि लीवर को क्या चीज हैप्पी करेगी, खुश करेगी, एनवायरमेंट। तो कुछ हर्ब्स हैं आयुर्वेद की जो फैंटास्टिक काम करती है, जैसे दारू हल्दी है, पुनर्वा है, मकोए है। इनका मेडिसिन प्रिपरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती है, अर्क फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। तो इस अगर हम प्रिपरेशंस को लेते हैं तो लीवर आपका एक तरीके से सपोर्टिव हो जाता है। लीवर आपका बेटर फंक्शन करना शुरू करेगा। वो रीजनरेशन जो उसकी नहीं हो रही थी, या उसकी जो स्लो डाउन हो गई थी, या जो उसमें टिश्यू ऐसा हो गया था जो रीजनरेट नहीं कर पा रहा, तो वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब लिवर से अगर किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो? लीवर से किडनी में दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। किडनी को खराब करने वाले फैक्टर्स अलग होते हैं। किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो 80% जो किडनी खराब होती है ना, वो हमारी ही गलतियों की वजह से होती है। 80% में 40% तो बीपी है, 40% आपका डायबिटीज है। 80% केसेस जो किडनी फेलियर के हैं तो वो बीपी शुगर से हुआ, और बीपी शुगर अपनी ही गलतियों की वजह से होता है। तो आप उसे बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो होने से पहले ही। अगर एक बार किडनी खराब होनी शुरू हो गई तो वहां से सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि किडनी के पास ना रीजनरेशन पावर नहीं है। मान लो कि आपकी किडनी खराब होनी शुरू हुई बीपी की वजह से, आपको बहुत स्ट्रेस था, बीपी बहुत हाई था, आपने ध्यान नहीं दिया, मेडिसिन नहीं खाई, मेडिसिन स्किप कर दी, किसी भी रीजन से, एंडलेस रीजन, बीपी बढ़ा, किडनी को डैमेज किया। क्यों गया? क्योंकि जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर किया ना तो वो प्रेशर के साथ था। तो जैसे बाढ़ आती है ना किसी नदी में, तो क्या होता है कि जो उसके किनारे होते हैं ना वो कट जाते हैं। अब किडनी के अंदर भी क्या हो रहा है, ब्लड बहुत तेजी से एंटर कर रहा है। अब ब्लड जो सप्लाई है किडनी के अंदर वो हमारे बाल की ना 1/3 है, बहुत बारीक, बहुत फाइन। अब सोचो उसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? वो फटती नहीं है, वो क्या करती है, अपने आप को सख्त बना लेती है, हार्ड बना लेती है। उसको सर्वाइव करना है, तो जैसे वो हार्ड बनाती है ना, तो जो उसका अंदर का स्पेस है ब्लड सप्लाई का वो छोटा हो जाता है। मोटा हुआ, टाइट हो गया रास्ता, रास्ता टाइट हुआ, ब्लड जाना बंद, तो वो हिस्सा क्या होगा, स्क्लेरोज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब मेरे साथ वाला मरा हुआ है तो उसका असर ना मेरे पर भी आता है। तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है ना, एक के मरने के बाद दूसरा भाई वो गया, मैं भी जा रहा हूँ। किडनी की दिक्कत है ना, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। एक बार शुरू हो गई तो उसे थामना मुश्किल हो जाता है अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो आपको किडनी को देखना है कि किस वजह से नुकसान हो रहा है, पहले उसको कंट्रोल में करना है। बीपी शुगर कंट्रोल में आ गया, अब मतलब इसका मतलब ये होता है कि अब किडनी को बीपी शुगर की वजह से और नुकसान नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, छोड़, अब और नुकसान नहीं होगा। अब क्या होता है कि अगर हम किसी किडनी फेलियर पेशेंट की बायोप्सी देखें ना, तो उसकी बायोप्सी में 2 मेजर कंसर्न आता है। एक वो ऐसा होता है जो डेड है, जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा ऐसा वो होता है जो इन्फ्लेम्ड है, सूजा हुआ है, मतलब मरा नहीं है, मरने वाला है, बीमार है। तो आपको ना वहां पे फोकस करना चाहिए किडनी पे, कि वो जो हिस्सा मरा नहीं है, बीमार है, उसको वापस ले आओ। मरे को तो जिंदा नहीं कर सकते, पर जो जिंदा है उसको हेल्दी तो कर सकते हैं ना। तो जैसे ही वो फंक्शनल होना शुरू होता है तो किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाना शुरू कर देती है। अब किडनी का काम हमारी बॉडी में क्या है, गंदगी को बाहर निकालना। अब गंदगी को हम किडनी फेलियर वाले पेशेंट और किडनी वाले डॉक्टर्स क्रिएटिनिन और यूरिया के रूम में नाम से जानते हैं। तो क्रिएटिनिन और यूरिया अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, यानी आपकी किडनी कम काम कर रही है। अब हमने 2 चीजें की थी, हमने बीपी शुगर कंट्रोल कर लिया, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स मर रहे थे, सेल्स जो मर रहे थे, हमने उसको ताकत दे दी, उसको हमने इन्फ्लेमेशन को हटा दिया, फंक्शन बढ़ गई। तो क्रिएटिनिन यूरिया गंदगी बाहर जाने शुरू कर देगी, बेटर आपके लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो डायलिसिस की नौबत नहीं आती, कम आती है, मगर आपको ध्यान के रखना पड़ता है कि आप अपनी बॉडी का वेट लूज ना करो। आपको पता नहीं होगा, अभी जो डॉक्टर्स है ना वो क्या करते हैं कि ना पेशेंट का ना प्रोटीन बंद करवा देते हैं। अब प्रोटीन जो है ना वो पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, मांस, आंखें, दांत तो चलो छोड़ो, कैल्शियम ज्यादा है, बाल सब प्रोटीन का बना हुआ है। क्रिएटिनिन भी जो गंदगी है वो भी प्रोटीन से ज्यादा बनती है। तो अगर मैं किसी किडनी फेलियर पेशेंट को प्रोटीन ज्यादा दूंगा तो उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन ज्यादा बनेगा। तो डॉक्टर बड़े चालू हो गए, पेशेंट को रख देते घिया तोरी टिंडे पे कि घिया तोरी टिंडा खाओ, क्रिएटिनिन कम कर लो। अब खाने में जब आप घिया तोरी टिंडा देते हो तो क्रिएटिनिन नो डाउट डाउन होता है। तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए फ्री है, क्रिएटिनिन डाउन करना है, घिया तोरी टिंडा हल्दी नमक के साथ आप खाते रहो, मिलेट्स खा लो, वेट लूज करो, वेट लूज होगा, क्रिएटिनिन डाउन होगा, बिना मेडिसिन ले लो, फ्री। मगर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आपने बॉडी वेट लूज कर लिया, मसल मास आपका कम हो गया, बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई, खुदा ना खासा डायलिसिस जरूरत पड़ गई ना, आपका सर्वाइवल है ही नहीं। दूसरा आपने गलती क्या कर दी, आपने बॉडी को ताकत नहीं दी। किडनी को ताकत अलग से नहीं मिलने वाली, किडनी को ताकत बॉडी से ही मिलने वाली है। अब बॉडी के पास ताकत नहीं, किडनी के पास ताकत नहीं, जो क्रिएटिनिन डाउन होता है ना 2 महीने, फिर वो बढ़ेगा, और ऐसा बढ़ेगा कि अब आप जो मर्जी कर लो, आप
इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। पहली चीज, जो बॉडी में वीकनेस है वो आपको बेड पे लेटा देगा। डॉक्टर के पास जाओगे डायलिसिस करवाने, डॉक्टर कहेगा भैया मेरे बस की नहीं है, पेशेंट में जान ही नहीं है, इसको ले जाओ सेवा कर लो घर पे। क्या बचा है? जब बॉडी में बचा ही नहीं। किसी भी बीमारी के अंदर आपने अपना खाना बहुत डाउन नहीं करना होता, आपको अपनी बॉडी में एनर्जी बनाए रखनी होती है, खाना आपको खाते रहना होता है। बॉडी में अगर वीकनेस आ गई, खून कम हो जाएगा, प्रोटीन कम हो जाएगा, आपकी दस्त दिक्कतें और शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट है उनको तो मैं खूब खिलाता हूँ, जो ऊपर निपट लेंगे। आप बॉडी में ताकत रख, क्योंकि किडनी अगर पूरी खराब भी होगी ना तो भी मेरे पास रास्ते हैं। मेरे पास डायलिसिस का रास्ता है, ट्रांसप्लांट का रास्ता है, बट वो तब हो पाएगा जब बॉडी में दम होगा। आप उन रास्तों को बंद क्यों करते हो? लाइफ लाइन है ना आपके पास, वो केबीसी चलता है ना। मैं एक पेशेंट कैसे समझाता हूँ, देखो भाई तुम किडनी की चिंता मत करो, किडनी की चिंता करने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम बॉडी की चिंता करो। तुम्हारा सर्वाइवल बिना किडनी के भी 20-20 साल लोग डायलिसिस करवा लेते हैं, मैं देख लूंगा। तुम बस अपने बॉडी का ध्यान रखो, खाना बढ़िया खाओ, दिन में 3 बार खाना खाना है, खाना नहीं छोड़ना। खाने में क्या खाना है? आप गाजर का, मूली का, प्याज का, गोभी का सूखा, जैसे बताया ना, आटे में गूंथ लिया और रोटियां खाई, फाइबर भी गया, ताकत भी आती रहती है, पेशेंट बहुत खुश। और जैसे ही बॉडी को ताकत मिली, सही हमने लाइन ले ली, क्रिएटिनिन लेवल डाउन, यूरिया लेवल डाउन, पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी। कहीं नहीं जाते पेशेंट, लंबे लंबे बड़े बड़े लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एलोपैथिक वाले डॉक्टर भी खुश हो जाता है, अरे देखो मैंने मेडिसिन दी थी, लेवल डाउन हो गया। पेशेंट बताते नहीं कि मेरे से ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये बेकार है, बेकार है, ये किडनी खराब कर देता है, ये खराब कर देता है। डायलिसिस में वापसी भी आते हैं लोग, डायलिसिस से 50% लोग वापस आ जाते हैं। तो वो आपको कंडीशन को समझना पड़ता है। किडनी पूरी सड़ गई है, मर गई है, कोई चांस नहीं, जीरो। मैं खुद कहता हूँ, हम चमत्कारी बाबा तो है नहीं, है ना। तो सच्चाई यही है कि सारे पेशेंट का वापस लेके नहीं आ सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि किडनी के अंदर दम है, जिंदा हिस्सा है, बीमार हिस्सा है, उसको मैं वापस ले आऊंगा। मरे को जिंदा करने की काबिलियत अभी डॉक्टर पूरे के पास नहीं आई है। प्रिकॉशनरी क्या कर सकते हैं कि किडनी में दिक्कत ना आए? कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे अभी आपने बहुत सारे चूरन बताए, कि अगर वो बंदा कोई चूरन खाता है तो उसकी किडनी रिलेटिवली स्ट्रांग रहेगी। किडनी को अगर आपने हेल्दी रखना है ना, तो किडनी के जो दुश्मन है ना उनको दूर रखो। किडनी के जो मेजर दुश्मन जो आपके हाथ में कंट्रोल में आते हैं ना, वो है बीपी और शुगर। तो बीपी शुगर का टेस्ट डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते, बट हाँ साल में 1 बार 2 बार अगर आप यंग हो करवाओ। तो अपने बर्थडे याद रखो, अपना बर्थडे, अपनी वाइफ का बर्थडे, अपने बच्चों का बर्थडे, तो डेट फिक्स कर लो कि इस तारीख को मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगा। क्या गिफ्ट दूंगा? फुल बॉडी चेकअप। क्योंकि हम जो मेल होते हैं ना, अपने लिए कुछ नहीं करते, ये सारे काम भी मैडम ही कर रही होती है। तो आप मैडम के करवा दो, मैडम आपका करवा देंगी। कि क्या है कि थोड़ा सा खून ही तो देना है ना, मगर उसमें ना कोई स्क्रीनिंग हो जाती है कि आपकी बॉडी के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या हो सकता है, पहली चीज। और दूसरा तरीका ये है कि आप बीपी शुगर से दूर रहोगे, खाना अच्छा रखोगे, कार्डियो अच्छा करोगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किडनी का डिटॉक्स। किडनी का डिटॉक्स सिर्फ पानी कर सकता है, प्लेन पानी, साफ सुथरा पानी। पानी की मात्रा अगर आप अपनी बॉडी में सही मात्रा में डालोगे तो किडनी के पास सफिशिएंट पानी होगा गंदगी को बाहर निकालने के लिए। जब गंदगी बाहर निकल रही है तो आपकी किडनी ऑटोमेटिक तरीके से डिटॉक्स कर रही है, उसके लिए कोई अलग रास्ता नहीं है। किडनी जो अपनी गंदगी बना रही है, किडनी को जो चीज परेशान कर रही है, वो निकलती चली जाएगी बॉडी से। तो जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उनका आपने ध्यान रखना है। अगर आप उनका ध्यान रखते हो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक तरीके से डिटॉक्स होती रहती है, इंक्लूडिंग किडनी। अगर मैं शुगर की बात करके चलूँ तो देखो, डायबिटीज अगर आपको है तो डायबिटीज के ना बहुत 2 टाइप, मेजर टाइप, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो है जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बन रहा, या इंसुलिन पैनक्रियास पे ऑटोइम्यून कोई हो रहा है कि वो इंजर्ड हो गया है, इंसुलिन बना ही नहीं, टाइप 1। टाइप 2 है वो एक्वायर्ड है ना। अब मेरा पैनक्रियास भगवान ने मुझे दिया 70-80 किलो तक की बॉडी को संभालने के लिए, मेरा वजन है 120 किलो। अब जो मेरा 40 किलो वजन ज्यादा है, पैनक्रियास जो इंसुलिन बना रहा है वो उसके लिए इनसफिशिएंट बैठ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इंसुलिन इनसफिशिएंसी। 80 के हिसाब से मेरे पास है, 40 किलो मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसके लिए मेरे पास इंसुलिन नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वेट लूज करना पड़ेगा। मैं जैसे 80 किलो का आऊंगा, मेरा डायबिटीज खत्म, रिवर्स डायबिटीज हो जाएंगी। हाँ, लॉजिक है ना, आपको दिक्कत कुछ मिलना पड़ेगा। दूसरा है, वहां पर क्या हो रहा है कि इंसुलिन तो बन रहा है, आपका तो बॉडी वेट आपका 80 किलो है, आपका पैनक्रियास भी 80 किलो के हिसाब से बढ़िया बना रहा है, बट वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा। ये दूसरी दिक्कत है। वहां पे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी हो जाती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी के अंदर हमें ये समझना पड़ता है कि हम इस रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ें। तो वहां पर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, वहां पर आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप कोई शॉर्टकट लेते हो कि डाइट कर लिया, एक्सरसाइज नहीं किया, मेडिसिन नहीं किया, फिर शॉर्टकट जहाँ लोगे वहां पे आप फंस जाओगे। आपको क्या करना है? सपोर्टिव, आपको अपने पेनक्रियास को स्टिमुलेट करना है कि वो अच्छा इंसुलिन बनाए। मेडिसिन इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसे तोड़ रही है। आप अपनी बॉडी के फंक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना वो खा रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, शुगर आप कम ले रहे हो, विटामिन मिनरल ज्यादा ले रहे हो, हेल्दी ले रहे हो।
तब जब ये कॉम्बिनेशन बैठेगा ना, तब जाकर काम बनेगा। तो आयुर्वेद में ना कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ठीक करना है ना, तो उसमें ना 4-5 चीजें लगती हैं। पेशेंट अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, मेडिसिन अच्छी होनी चाहिए, और पेशेंट के साथ जो परिचालक होते हैं, परिचालक मतलब आपके पार्टनर्स आप कह लो, वो अच्छे होने चाहिए। अगर ये 4 चीजें मिल जाए ना, पेशेंट ठीक हो जाए। इनमें से एक चीज भी कमजोर है तो दिक्कत रह जाएगी, ऑब्वियस है। तो इन सारी 4 चीजों को मिला दो पेशेंट। और आयुर्वेद का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जब तक आप निदान नहीं हटाते, निदान मतलब रीजन ऑफ द डिजीज नहीं हटाते, तब तक आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप ठीक कर दोगे वो वापस आ जाएगी। तो बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पेशेंट को स्टेरॉइड दिए, बीमारी दब गई, स्टेरॉइड बंद किए, वापस निकल कर आ गई। तो आपको वो कॉज को हटाना है। जिस दिन आपने कॉज को हटा दिया, रीजन को हटा दिया, बीमारी वापस घूमकर नहीं आएगी। दूसरा, आप अपनी बॉडी को मेडिसिन के हेल्प से केमिकली कंट्रोल कर सकते हो, इन्वायरमेंट बदल सकते हो। आप अपनी बॉडी का अंदर का इन्वायरमेंट कंट्रोल करो, उसको हेल्दी रखो। अच्छा हो गया। और अगर बीपी की बात करके चले, देखो बीपी भी ऐसे नहीं हो रहा। बीपी को कंट्रोल करने वाले 3 ऑर्गन्स हैं। आपका ब्रेन, आपका स्ट्रेस है, बीपी बढ़ जाएगा। आपका कार्डियक कोई इश्यू चल रहा है तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। जैसे एक्सरसाइज वाले, जिम वाले, हम ये जो कहते हैं, जिम वाले गए, एक्सरसाइज की, हार्ट बहुत पंप किया, हार्ट की मसल्स बड़ी बड़ी हो गई, अब आपने जिम छोड़ दिया, अब हार्ट की मसल्स तो बड़ी बड़ी हैं, वो अभी भी जोर से धड़कती हैं, बॉडी कमजोर हो चुकी है, तो वहाँ पे बीपी बढ़ जाता है उन केसेस में। इसलिए बॉडी बिल्डिंग अननेसेसरी मना की जाती है। अब समझाए रीजन। तीसरा जो रीजन है वो है आपकी किडनीज। किडनी क्या करती है, पानी निकाल रही है, सॉल्ट निकाल रही है, तो वो मैनेज कर रही होती है बीपी को विद द हेल्प ऑफ वाटर, सॉल्ट। और वो एक हार्मोन भी बनाती है जो ब्रेन को बताता है कि कितना हार्ट को प्रेशर डालना है, एडीएच कहते हैं इसको। तो 3 मेजर ऑर्गन्स हैं जो हमारे बीपी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आपको अगर बीपी कंट्रोल करना है तो फैक्टर ढूंढो पहले कि वो फैक्टर कहाँ पे बैठा हुआ है। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस खत्म करना पड़ेगा। मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, स्ट्रेस पा रखा है, तो नहीं काम करने वाला। आप नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कार्डियक इशू है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, देखो कि क्या रीजन है। अगर मसल्स हमारी बड़ी हो चुकी हैं, कार्डियक कोई इशू चल रहा है, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट ही ठीक कर पाएगा। आप मत ट्राई करो, शॉर्टकट मत लो। किडनी के बारे में है, अगर किडनी खराब हो रही है, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, तो उसको हमें मैनेज ना ब्रेन और हार्ट से ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने बीपी बढ़ाए रखा तो हाई बीपी वाला ब्लड जाएगा, किडनी को और डैमेज करेगा, और फिर बीपी और बढ़ेगा, और फिर वो और डैमेज करेगा, तो वो साइकिल बन जाती है। तो किडनी से बढ़ने वाले बीपी को मैनेज करने के लिए हमें 2 ऑर्गन बताए गए हमारे पास, ब्रेन और आपका हार्ट। दोनों पर काम एक साथ करते हैं, तब जाके किडनी से बड़ा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आता है। अभी पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास नेटवर्क के अंदर लोगों को स्ट्रोक्स आ रहे हैं। बूटी का स्ट्रोक होता है मेजरली, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है फेस का। अच्छा, फेस का। जैसे मैंने अपने पापा मम्मी के साथ देखा है, मैंने 1-2 जान पहचान वाले लोगों के साथ भी देखा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? यही देखो, नहीं, फेशियल पैरालिसिस जो होता है, फेशियल, उसको हम फेशियल पैलिसी भी कहते हैं। इसके पीछे रीजन ना मेनली जो है वो वायरस। कोई क्लॉट नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई शुगर नहीं है। जैसे आपको जुकाम होता है, एक वायरस आता है, इसी तरह से जो फेशियल पैलिसी का जो मेजर रीजन है वो हर्पीज ज़ोस्टर का इन्फेक्शन मानते हैं। कि जो आपकी फेशियल नर्व है, यहाँ पे आपकी फेशियल नर्व होती है जो पूरे फेस को चला रही होती है, मतलब कमांड दे रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रही है मसल्स को कि कितना मूव करना है, क्या एक्सप्रेशन देना है। जब इस पे वायरस आता है ना, तो इस पे स्वेलिंग आ जाती है। नर्व पे स्वेलिंग होने की वजह से ये नर्व काम नहीं कर पा रही। जब वो नर्व काम नहीं कर पा रही तो क्या होगा, फेशियल आपका मसल्स मूव नहीं कर पाएंगी और आपको फेशियल पैलिसी हो जाएगा। बट इससे एक खास बात क्या है, 99% पेशेंट में ये पहले महीने में अपने आप ठीक हो जाता है, चाहे आप मेडिसिन खाओ या ना खाओ। और मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि मेडिसिन कर लो, आप अगर सही ट्रीटमेंट ले लोगे तो उसमें आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। कहते तितर का मांस खा लो फिर सही हो। नहीं, वो ये वाला वो पैलिसिस नहीं है, वो जब फुल बॉडी का होता है तब करते हैं उसको, वो फेशियल पैलिसी में नहीं करते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे सही हो सकता है? किसका? फेशियल पैलिसिस। फेशियल पैलिसी के लिए देखो, आपको 1 मंथ का देखो सेल्फ लिमिटिंग वायरस है। जैसे हम कोविड हुआ था, कोविड के टाइम में क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, और कुछ दिनों में बीमारी अपने आप खत्म हो गई, हम बैक टू नॉर्मल हो गए। जुकाम के साथ भी ऐसे ही होता है। तो जितने भी वायरस वाले इन्फेक्शन होते हैं, मैक्सिमम जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी वो वायरस आएगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, खुद ब खुद मिट जाएगा, चला जाएगा, तो हम वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते। तो अगर फेशियल पैलिसी आपको हुआ है, फेस का पैरालिसिस हुआ है, तो वेट करो फॉर 1 मंथ। उसके बीच में हल्का स्टेरॉइड और हल्का एंटीवायरल मेडिसिन अच्छा काम कर जाती हैं, और 99% पेशेंट पहले महीने में ठीक हो जाते हैं। वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका महीने से भर से ऊपर हो चुका है, आपका फेशियल पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ है, तब जाकर आपको आयुर्वेद की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। वहाँ पे स्टेरॉइड और एंटीवायरल मेडिसिन हम पहले महीने में चलाते हैं, उसके बाद हम इसको नहीं चलाते, क्योंकि उसके बाद उसका कोई काम का पर्पस नहीं रह जाता, क्योंकि वायरस तो चला गया, अब नहीं है बॉडी में, बट जो पीछे नुकसान छोड़ गया है, वो नर्व पे जो स्वेलिंग आई थी
उसे नर्व को डैमेज हो गया। अब जो नर्व को डैमेज करने के लिए हम अब रिपेयर करने के लिए हमें नर्व को ना वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि जहाँ पर उसको वो हेल्दी चीज़ें मिले। तो हमें इसका डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है और नर्वस सिस्टम के लिए जो चीज़ें विटामिन मिनरल्स जरूरी हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है, कि फेशियल मसाज होती है। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं, महीने मंथ ऑन मंथ कंपेयर करते हैं, तो महीने 2 महीने में पेशेंट बता देता है कि मेरी स्माइल बेटर हो गई, मेरी आईब्रो मूव करने लग गई, नॉस्ट्रिल फूलने लग गया, वो दिखना शुरू हो जाता है। अब पुराना हो गया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, न्यू है तो टाइम कम लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मेरी मम्मी का बताता हूँ, मेरी मम्मी का हुआ था तो हम पहले एलोपैथी में गए, फर्स्ट टाइम में ठीक हो गया होगा। नहीं हुआ, अच्छा, फिर वो रहा, उन्होंने 3 महीने घुमाया हमें। हाँ। फिर हम आयुर्वेद की तरफ गए, हम किसी के हाँ। मतलब किसी ने हमको कहा था कि ये बहुत पॉपुलर है, हम वहाँ गए, हमने 2-3 महीने बाद देखा हम बेटर हुई, हाँ। बट अभी परफेक्ट नहीं सही है। तो उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि आंटी जी अब मान के चलो, अब आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। कोई नहीं, हम है ना साथ में, तो श्रेयास में आना, देखेंगे उनको जल्दी। देखो वही अप्रोच। अब क्या हो रहा है कि पहले आयुर्वेद ना मोर लाइक बुकिश था, टेक्स्ट बुक पे चलता था, पुराने फॉर्मूले थे। अब जो हमने आयुर्वेद को किया है ना, तो अब जैसे मैं हो गया, तो हमारी ना पहले कंपनी थी मेडिसिन बनाने की, तो पेशेंट ना फीडबैक देता है आपको मेडिसिन के ऊपर कि डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब आराम नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया कि इसको आराम नहीं आ रहा, इसको आराम आ रहा है। मेरे अंदर ना वो क्यूरियोसिटी आ जाती है कि मुझे इसको ठीक करना है। अच्छा, इसको आने और इसको नहीं आने में बीमारी तो सेम है, क्यों नहीं आया? तो क्या कहते हैं, हम वो मेडिसिन में चेंजेस कर पाते हैं। जब हम मेडिसिन में चेंजेस कर रहे होते हैं तो हमें देखते हैं कि हमारे आप पेशेंट्स पहले से बेटर रेशो में आने लग गए। तो पैरालिसिस में आप ये लेके चलो, फेशियल पैल्सी हो या फुल बॉडी, आप जैसे आप कह सकते हो, पैरालिसिस में आपको फर्स्ट मंथ में आराम आएगा। अगर 3 महीने में आराम नहीं आया तो मैं चौथे महीने का ट्रीटमेंट देता ही नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मना कर देता हूँ, भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना कभी भी हमने पैकेज नहीं बना रखे, ये 4000 का, 5000 का, 10,000 का, नहीं, सीधा मस्त करेगा तो काम नहीं करेगा, वरना कुछ काम नहीं करेगा। तो मतलब अगर किसी को 6-8 महीने हो गए हैं तो 10 साल भी हो चुका हो, 20 साल भी हो चुका हो, वर्क कर जाता है ट्रीटमेंट। बट आपको मेरी बात जो मैं कहता हूँ वो पत्थर पे लगी मानकर करना पड़ता है। क्योंकि मैं ज्यादा परहेज नहीं देता, मैं परहेज में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। मैं परहेज उतना दूंगा जितना जरूरी है, फालतू का नहीं दूंगा। तो पैरालिसिस के पेशेंट को सिर्फ खट्टा मना है, मेरी मेडिसिन के साथ खट्टा बंद कर दो, आपको फर्स्ट मंथ के अंदर वो चेंजेस दिख जाते हैं। तो हमारी जो SOPs बना रखी हैं वो मेरे हिसाब से हमने ठीक ठाक बना रखी है और अच्छा रिजल्ट हम डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ बताया आपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कि किस तरीके से हमको जीना चाहिए, और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।